नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रखर आवाज टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ सोनाली केसरवानी। आज हमारे साथ करछना विधानसभा क्षेत्र से उज्जवल रमन सिंह हैं। आइए हम उनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस प्रखर आवाज टॉक शो में। सर, आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा, जनता जानना चाहेगी। जनता को हमसे बेहतर मालूम है कि कैसा रहा, और जनता का हमेशा आशीर्वाद हमको मिलता रहा है और जनता का प्यार हमारे ऊपर हमेशा रहा है। परिस्थितियां कभी भी कुछ रही हों, विपरीत परिस्थितियों में भी करछना की जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार जिसको लेकर आप जनता के सामने आएंगे और जनता उसके भरोसे आपको वोट देगी? देखिए, हमारा मुद्दा जनता का विकास का मुद्दा है, करछना के विकास का मुद्दा है। और जिस तरीके से करछना में सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो करछना में एक रुका हुआ जो है पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का, उसको हम लोग जो है बनवाने का काम करेंगे, जिससे रोजगार और व्यापार का अवसर भी करछना में भरपूर मात्रा में हो। करछना में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसका जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सरकार में एक भी अस्पताल हमारे यहाँ नहीं बना, तो कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जो कचरी पावर प्लांट है उसको जो है बनवाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो सरस्वती हाईटेक सिटी है, इस सरकार ने उसको भी पूरा करने का काम, जिसका शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, इसको पूरा कराकर इसको भी आगे बढ़ाने का काम। और एक स्टेट यूनिवर्सिटी हम अपने टाइम पर लाए थे, जिसका नामकरण इन्होंने रज्जू भैया यूनिवर्सिटी कर दिया। उस यूनिवर्सिटी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। जी सर, आपने बेरोजगारी की बात की, युवा काफ़ी परेशान है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को सीधे तौर पर नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। और इस सरकार में जिस तरीके से युवाओं को लाठियाँ मारी गई, जिस तरीके से अगर लोग नौकरी मांगने लखनऊ गए तो वहाँ खाली लाठियाँ मिली, और जिस तरीके से अभी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो है प्रयागराज में 2-3 दिन पहले हुआ है छात्रों पर, ये घोर निंदनीय है। ये सरकार कहीं न कहीं युवा विरोधी है और युवाओं के जो इनके हित थे उसके साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। सर, करछना विधानसभा में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, हम मजबूत तो अपने आप को नहीं मानते हैं, जनता को हम मजबूत मानते हैं। और जनता जो फैसला करेगी वो हमेशा शिरोधार रहा है, और हमारी समझ से जनता सही फैसला आने वाले दिनों में करेगी। सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार हाथ मार लेगी करछना विधानसभा क्षेत्र में, या जनता आप पर फिर से भरोसा करेगी और आपको फिर से? अभी तक का तो इतिहास बीजेपी का नहीं रहा है। आज तक करछना विधानसभा में कमल नहीं खिला है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जनता जो है फिर उनको खिलने नहीं देगी। सर, आपका हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख ले, आपके पिताजी भी सांसद हैं, तो इसका कितना आपको लाभ मिला है? निश्चित तौर से उन्होंने जिस तरीके से समाज की सेवा की है, करछना और पूरे जमुना पार नहीं, पूरे जनपद प्रयागराज की सेवा की है, तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। सर, करछना विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने अब तक क्या क्या कार्य किया है? देखिए, जो कुछ हो सका है करछना में, जैसे मैंने बताया कि सरस्वती हाईटेक सिटी ये हमारी ही देन है, जो यूनिवर्सिटी बनी वो हमारी ही देन है, और आने वाले दिनों में कचरी पावर प्लांट भी हमारी ही देन होगी। इसको हम ही लेकर आए थे और इसको इस सरकार ने जानबूझ करके पूरा नहीं किया है, लेकिन इसको आने वाले दिनों में इसको चालू करवाने का काम करेंगे। और जितने भी अस्पताल हमारे यहाँ बने हैं, जितने भी विद्यालय बने हैं, जितने भी सिंचाई के साधन हुए हैं, सब हम ही लोगों ने करवाया है। और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का तो यहाँ कोई योगदान रहा ही नहीं है। जी सर, अभी कोरोना का समय चल रहा था कुछ टाइम पहले, सरकार ने जिस तरीके से पूरे कार्यभार को संभाला, आपको क्या लगता है कि वो जनता को खुश कर पाई है? नहीं, जनता को तो उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का यही हाल था कि कोरोना में जब आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे हो, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हो, इस सरकार ने जनता को जनता के हाल पर छोड़ दिया था। और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा कि कोरोना का जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, उस अफरा तफरी के माहौल में जनता भुक्तभोगी रही, और जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। सर, आपकी पार्टी हमेशा बीजेपी पे उंगली उठाती रही है कि वो जातिगत राजनीति करती है। क्या आपकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, आप जातिगत राजनीति नहीं करते? सपा
देखिए, हम करछना विधानसभा में हमारी जाति का वोट पता कर लें तो कहीं पर नहीं पता चलेगा। जी। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं, समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं। बीजेपी समाज को तोड़ने की राजनीति करती है, बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति करती है, और कहीं न कहीं वो उसके नाम पर जो है जिस तरीके से जनपद प्रयागराज ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर छलावा किया गया। विकास के नाम पर बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। उनके संकल्प पत्र को उठा कर देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको शुरुआत कहीं से करनी है तो बीजेपी का संकल्प पत्र उठाइए। उन्होंने कहा था किसान की जो है आमदनी दुगनी होगी। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप किसी किसान से पूछिए किसकी आमदनी दुगनी हुई। महंगाई कम करने की बात थी, आज महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी को दूर करने की बात थी, आज बेरोजगारी जो है उच्चतम स्तर पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का डाटा कहता है कि अगर उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पर, और अभी रेल मंत्री ने एक जगह कहा कि एक कोई विज्ञापन निकला, उसमें 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। तो क्यों किया? आप क्योंकि नौकरी नहीं दे रहे हो। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि मारा मारी मची हुई है कोई भी अगर आवेदन निकलता है, और आप छात्रों को देते क्या हो? लाठियाँ। ये सरकार कहीं ना कहीं निरंकुश हो गई है, अंग्रेजों के शासन की याद दिलाती है, और इसका जवाब, इसका हिसाब किताब जनता के पास है और जनता जवाब जरूर देगी। सर, 5 साल पहले आपकी ही सरकार थी, तब भी बेरोजगारी ऐसे ही चरम सीमा पर थी, हर एक सीट के लिए मारामारी रहती थी। आप समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर उठाकर देख लें तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जरूर हमारे ऊपर लोगों ने उंगली उठाई। सीबीआई की जांच हुई, डबल इंजन की सरकार ने कराई। क्या हुआ उस जांच का? क्या हुआ उस जांच का? एक भी भर्ती, एक भी घोटाला। कितने बड़े पैमाने पर हमने लोक सेवा आयोग के माध्यम से उस समय नौकरियां दी, और जितना निवेश उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ, और जो उत्तर प्रदेश की विकास दर थी, आप उसको उठा कर देखिए और उसकी तुलना इस विकास दर से करिए। यहाँ विकास दर का पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं में देखें तो कहीं पर स्थान नहीं है। बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर। अगर आप तुलना करेंगे तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का विकास किया था। मैं तो सिर्फ जनपद प्रयागराज की बात करता हूँ। 3 फ्लाईओवर यहाँ पर दिए थे हमने, इतना शानदार हमने कुंभ करवाया था 2013 का। सरस्वती हाईटेक सिटी हमने दी, हमने जो है यूनिवर्सिटी दी। इन्होंने तो यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ बदला रज्जू भैया के नाम पर, लेकिन 1 रुपया उस यूनिवर्सिटी में, आप जाकर वहाँ यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए, 1 रुपया 5 साल में इस सरकार ने देने का काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने जनपद प्रयागराज की उपेक्षा की है। सिर्फ इन्होंने भुनाने का काम किया धर्म के नाम पर। इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जनपद प्रयागराज के साथ पता नहीं और जगह कहीं विकास किया हो न किया हो। इलाहाबाद में मेट्रो चलनी चाहिए थी, इलाहाबाद में सैनिक स्कूल खुलने चाहिए थे, इलाहाबाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए था। आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की है। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चाहे तो यहाँ एम्स खुलना चाहिए था। हमने विधानसभा में इसकी मांग उठाई थी कि इलाहाबाद में एम्स, क्या दिक्कत है देने में? आप पूरे प्रदेश में, आप पूरे देश में एम्स खोल रहे हो, जहां 50 लाख की आबादी है। यहां मध्य प्रदेश तक के लोग आते हैं इलाहाबाद में अपना इलाज कराने। तो यहां पर अगर एम्स खुलता तो यहां के जो लोग भाग भाग कर पीजीआई जाते हैं, लखनऊ में प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, राम मनोहर लोहिया जाते हैं, उनका जाना बंद हो जाएगा। गरीब आदमी जो दम तोड़ देता है उसका इलाज इलाहाबाद में संभव होगा। तो सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो जितनी बातें आपने कही, क्या आप पूरा करेंगे? देखिए, जो हमारे हाथ में है, एम्स तो जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, हम प्रस्ताव भेज सकते हैं, अपना जमीन की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन उनमें केंद्र। सर, किसान काफी परेशान है इस बार, क्या आपको फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर किसान बोलता नहीं है, लेकिन जब मतदान होगा तो बढ़ चढ़ कर जो है समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो मतदान करेगा। किसान जो है छुट्टा जानवर से परेशान है, महंगी डीएपी से परेशान है, महंगी बिजली से परेशान है, और जिस तरीके से यूरिया में 50 किलो के कट्टे को 45 किलो किया गया उससे परेशान है, और जो समर्थन मूल्य है उस पर उसकी जो पैदावार है उसकी बिक्री नहीं होती, उससे परेशान है। आज धान की बिक्री जो है कहीं पर भी जो है खरीद नहीं हो रही है। तो आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान को आपने ऐसा लाचार इस सरकार ने छोड़ दिया कि जिसका जवाब किसान जरूर देंगे, सब मिलजुल कर देंगे,
और जिस तरीके से काला कानून आया और काले कानून में 700 किसानों की मौत हुई। अगर कानून लाए थे, अगर अच्छा था तो वापस नहीं लेना था, अगर खराब था तो लाया क्यों गया? ये सरकार जवाब नहीं देती। जहां 700 किसानों की मौत हो गई, जहां लोगों ने इतना बड़ा धरना आंदोलन किया, प्रधानमंत्री तक चलकर वहां गए नहीं उन लोगों से मिलने। आप विदेश चले जाते हैं, और जगह चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों की अनदेखी की है, उसका आने वाले दिनों में जवाब जरूर मिलेगा। सर, अगर आपको कभी छात्रों के लिए मेन स्ट्रीम की राजनीति से हटकर उनके लिए खड़ा होना पड़े तो क्या आप खड़ा होंगे? बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। छात्र एक ऐसी रीढ़ है जी, राजनीति की, समाज की, कि बिना उनको आगे बढ़ाए समाज स्वस्थ नहीं रह सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और वो मेरा मानना है कि उनके मुद्दों को हम उठाने का काम करेंगे विधानसभा में, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और कहीं न कहीं हम छात्रों से कहेंगे कि जो बदलाव होगा वो आपके दम पर होगा, और आप समाजवादी पार्टी के लिए, बदलाव के लिए, क्रांति के लिए आप लोग कदम बढ़ाएं। सर, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस बार काफ़ी प्रोत्साहित दिख रहे हैं। हमें लगता है कि आपको, पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 2017 से ही छात्रों की मांग रही है कि छात्र संघ बहाल किया जाए। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से हम उस मांग का समर्थन करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन ने बड़े से बड़े नेताओं को वहाँ से निकले हैं, और जिन्होंने राजनीति में ही नहीं, समाज में जो है अपना नाम पैदा किया है। और हमारा मानना है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का मानना है कि पहली सीढ़ी राजनीति की अगर कोई है तो हमारा छात्र संघ है। तो छात्र संघ की मांग का हम समर्थन करते हैं पुरजोर तरीके से, और क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, तो अगर प्रदेश सरकार के हाथ में रहा तो हम छात्र संघ जरूर बहाल करेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप करछना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? करछना की जनता से बस इतना ही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखें, और करछना का सर्वांगीण विकास, करछना को आदर्श विधानसभा बनाने में कोई भी कोर कसर हम लोग नहीं रखेंगे, और पूरी तरीके से करछना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बधाई हो टिकट मिलने की खुशी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे करछना विधानसभा क्षेत्र से उज्जवल रमन सिंह। ऐसे ही अन्य नेताओं से बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।